नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल गुरु कृपया क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के अनिवार्य हिंदी की बुक हकस्तीज भाग 2। इसके काव्य खंड में हम नागार्जुन नामक कवि को पढ़ रहे थे। तो कवि की इसमें 2 कविताएं हैं, यह दंतुरित, मुस्कान और फसल। वो हमने पहले वाले वीडियो में अच्छे अर्थ और भावार्थ के साथ देख ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। और आज हम करेंगे इसके अभ्यास क्वेश्चन। जो इसके चैप्टर के पीछे अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, जो कुछ खास बातें हैं उसको हमें रिवाइज करेंगे और देखेंगे। तो ये जो पढ़ना शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय पर मेरा नया वीडियो आपको मिल सके। तो चलो पढ़ते हैं, इसमें कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम। तो नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1911 में हुआ और बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। मूल नाम वेदनाथ मिश्र है और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित थे। कौन से धर्म में थे? बौद्ध धर्म में दीक्षित थे। और श्रीलंका जब गए थे तो वहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसका देहांत कब हुआ? 1998 में। उसकी प्रमुख काव्य कृतियाँ, उसके नाम याद रखने हैं आपको। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा। और संपूर्ण कृतित्व है, जितनी भी उन्होंने रचनाएं रची हैं काव्य गद्य पद्य दोनों में, वो नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में विभक्त है। और इसका जो प्रमुख है पुरस्कार मिले हैं उनके नाम में याद रखने हैं। हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, मैथिली भाषा में जो कविता लिखी है उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और जो मैथिली भाषा में लिखा करते वो यात्री नाम से लिखा करते थे कवि। मातृभाषा है वो भी मैथिली ही है। हिंदी में लिखा करते वो नागार्जुन नाम से लिखा करते। व्यंग्य में माहिर होने के कारण आधुनिक कबीर कहे जाते थे वो। और छायावादोत्तर काल के कवि थे और जन कवि भी कहे जाते थे। लोकहित में मतलब घनिष्ठ सरोकार रखने के कारण और जो उसकी कविताओं में भी, उसकी रचनाओं में भी जनहित के प्रति प्रतिबद्धता मिलती है। तो देखो इस कविता में चलते हैं आगे। ये है दंतुरित मुस्कान। इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन। अभी यहाँ देखो व्याकरण की दृष्टि से जो इस वाक्य में दंतुरित जो शब्द है वह एक विशेषण शब्द है। और जो संज्ञा शब्द है वह दांत है। दंतुरित विशेषण है, दांत संज्ञा शब्द है। और दंतुरित में दांत मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा है, ठीक है। और यहाँ देखो कवि का मृतक से भावार्थ क्या है, यहाँ पर जो संवेदनहीन व्यक्ति होता है उदासीन व्यक्ति के लिए लिया गया है। गात का अर्थ शरीर है और जलजात का अर्थ है यहाँ कमल है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। उपमेय वहाँ पर जो शिशु है, शिशु का शरीर है और जो जलजात है वो उपमान है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। परस देखो परस शब्द है वह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप है स्पर्श। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। तो पै 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 की जो आवर्ती हो रही है तो यहाँ पर पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार होगा। क्या? अनुप्रास अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश में तो शब्द की आवर्ती होती है और जो अनुप्रास होता है वहाँ वर्णों की आवर्ती होती है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण कठोर हृदय मनुष्य के लिए काम में लिया गया है यहाँ पर। और देखो छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबुल। यहाँ पर बांस और बबुल कवि किसे कहा है? कवि अपने आप को कहा है। और शेफालिका का फूल है वो कोमलता का प्रतीक है। तो कवि यहाँ पर बांस और बबुल अपने आप को क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका जो जीवन है वो है एक रूखेपन का प्रतीक बना हुआ, क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं, पारिवारिकता से वो घुल मिल नहीं रहे हैं, न ही उसे वात्सल्य के जो रस है, वात्सल्य रस से भी वंचित रहते हैं और अपना उदासीन जीवन जीते हैं, इसलिए बांस और बबुल कहा है। लेकिन अपने बच्चे के स्पर्श से वो करते हैं, उसकी जो चेष्टाएं देखते हैं, उसकी छवि देखते हैं, उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, तो उसका जो बांस और बबुल जैसे मन को एक शेफालिका का फूल की तरह कोमल बना देते हैं उसे। ये यहाँ पर भाव है। और देखो अनिमेष का अर्थ एकटक देखना। थक गए हो आँख लू में फेर। तो देखो कवि यहाँ कह रहे हैं कि देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लू में फेर। तो यहाँ पर कवि का अपने बच्चे के प्रति स्नेह प्रकट हो रहा है
क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। तो कभी यहाँ पर माध्यम का मतलब है जरिया। तो माध्यम किस बात की बनी है? अपने बेटे का अपने बाप से परिचय कराने का माध्यम बनी है माँ यहाँ पे। तो कवि ऐसा क्यों कह रहा है? मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तो यहाँ पर देखो कवि जब वह है दंतुरित मुस्कान की छवि वो देखता है तो उसका हृदय है आनंद से भर जाता है और उसकी छवि से आकर्षित हो जाता है, और उस के मन में जो वात्सल्य के भाव हैं वो जाग उठते हैं, वात्सल्य से ममत्व से वो मतलब ओतप्रोत हो जाते हैं। तो क्या है वहाँ पर कि जो उसके हृदय में आनंद उठता है उस आनंद से वो वंचित हो जाता। यहाँ पर कवि का यही भाव है कि मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, उससे आनंद से मैं वंचित हो जाता। तो देखो यहाँ पर धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। यहाँ किसको संबोधित कर रहा है? बच्चे को ही। बच्चे को धन्य क्यों कह रहा है कवि? कि एक तो उसकी सुंदर छवि और उसकी जो आकर्षित करने वाली जो चेष्टाएं उसके कारण माँ को धन्य क्यों बता रहा है? कि इतने सुंदर बालक को जन्म देने के कारण और अपने हाथों से या अपने जो पूरा ममत्व उस पर लुटा रही है, वात्सल्य के भाव से उसका लालन पालन करने के कारण माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी में इतर में अन्य। तो चिर का मतलब है लंबा, लंबे समय तक, है ना। जैसे चिरायु बोलते हैं लंबी उम्र वाला, तो इसी प्रकार चिर प्रवासी यानी लंबे समय तक प्रवास में रहने के कारण चिर प्रवासी शब्द यहाँ पर आया है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तो अपने बच्चे को कह रहा है। तो अतिथि शब्द है यहाँ पर कवि है अपने आप को कह रहा है, क्योंकि अतिथि एक दो दिन के लिए घर पे आता है। तो इसी प्रकार कवि भी अपने घर पे मतलब थोड़े दिनों के लिए आता था और ज़्यादातर प्रवास में ही रहता था, इसलिए वह अपने आप को अतिथि का अनुभव कर रहे हैं अपने ही घर में। उंगुलियाँ माँ की कराती रही मधुप्रक। तो मधुप्रक का देखो शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर है दूध दही घी शहद और जल का मिश्रण होता है, लेकिन यहाँ पर सांकेतिक अर्थ है जो अपनी माता के द्वारा मधुर वात्सल्य भाव से शिशु का लालन पालन किया जाना। ठीक है, देखते तुम इधर कन की मार यानी टेढ़ी नज़र से देखना, और होती जबकि आंखें चार यानी एक दूसरे को प्रेम भाव से देखना। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तो देखो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर अनुप्रास है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है ही, और यहाँ पर अतिशयोक्ति है, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। मृतक कभी जिंदा नहीं होता ना, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो देखो फसल शब्द कविता में देखते हैं, फसल शब्द है वो एक उर्दू का शब्द है। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि आंखों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो देखो यहाँ पर कवि है वो एक के नहीं दो के नहीं बार बार आवर्ती इन शब्दों की कर रहा है। तो यहाँ पर कवि है वो सामूहिकता की भावना पर बल दे रहा है। कवि स्पष्ट करना चाह रहा है कि प्रकृति और मनुष्य के प्रयास से ही सृजन संभव है। ठीक है, जैसे पानी है, जो हवा है, सूर्य की किरणें हैं, मिट्टी है, जल है, तो ये तो क्या हुआ प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है हमारे। लेकिन यहाँ जहाँ तक मनुष्य परिश्रम नहीं करेगा, जहाँ तक किसान और मजदूर है उसके जो श्रम के बिना फसल संभव नहीं है। यहाँ पर ये कवि स्पष्ट करना चाह रहा है। तो देखो यहाँ पर एक तो लाख लाख हजार हजार कोटि कोटि ये वर्ड आ रहे हैं, ये शब्द आ रहे हैं, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, यानी शब्दों की आवर्ती हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ढेर सारी नदियों के पानी का जादू बताने का कवि का यहाँ पर ये यही आशय, पानी के बिना फसल संभव नहीं है। फसल का मूल आधार पानी होता है, जल के बिना कोई भी फसल जीवित नहीं रह सकती। जल के माध्यम से ही पौधा या फसल है वह भूमि से अपना भोजन ग्रहण करता है, फलता है, फूलता है, और पानी न मिलने पर फसल सूख नष्ट हो जाती है। इसलिए वो पानी का जादू यहाँ पर शब्द कवि यूज में ले रहा है। तो देखो लाख लाख कोटि कोटि आँखों के स्पर्श की गरिमा, किन आँखों के? मजदूर और किसानों के आँखों के स्पर्श की गरिमा का मतलब है उसके श्रम से, है ना। और जो कवि है किसानों के परिश्रम का महत्व प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। तो आगे चलो,
हजार हजार खेतों की मिट्टी की गुण धर्म है, मिट्टी की उर्वर शक्ति और सृजनात्मकता के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज और पोषक तत्व होते हैं जिनसे पौधे या फसल हैं वो भोजन और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और इन खनिज आदि से मिट्टी के गुण धर्म निश्चित होते हैं। मिट्टी के गुण धर्म का फसल पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसी मिट्टी होती है वैसे ही फसल होती है। तो फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की गरिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर देखो संदली, संदली का अर्थ है चंदन जैसे रंग वाली, है ना। तो यहाँ पर पानी का जादू, जल के चमत्कारी प्रभाव से ही फसल उग पाती है। कवि का यही आशय है कि ये एक वनस्पति के लिए अनिवार्य वस्तु है, और जल के संयोग के बिना, जब मिट्टी में वो बीज है वो बो देते हैं हम, लेकिन जब तक जल का संयोग नहीं होता है, जल उसे नहीं मिलता है, तो अंकुरित नहीं होता है। यही भाव है। और देखो हाथों के स्पर्श की गरिमा का भी कवि का यही अर्थ है कि पौधे हैं वह समान मतलब स्वयं नहीं उगते हैं, है ना, उसे उगाना पड़ता है। फसल के उगाने में किसान कठोर श्रम करता है, और जैसे उसको जोतना, बोना, सींचना, निराई गुड़ाई करना, उसकी सुरक्षा करना, उसे काटना, ठीक है। तो फसल है वह किसानों के श्रम की महिमा बताने के लिए ये कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो स्पर्श की महिमा बता रहे हैं, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। तो यहाँ पर खनिजों की उपस्थिति के कारण मिट्टी के अनेक रंग देखने में आते हैं हमें, कि खनिज की मिट्टी के गुण धर्म निश्चित करते हैं। फसल में भी मिट्टी के इन गुणों का स्वाभाविक रूप से समावेश हो जाता है, और अनुकूल विशेषताओं वाली मिट्टी है वो फसल उगने में सहायक होती है। और देखो फसल है सूर्य की किरणों का रूपांतरण क्यों कहा है यहाँ पर, कि फसल को कवि ने सूरज की किरणों का बदला हुआ स्वरूप कहा है। जो फसल को हरा रंग देने के लिए, उसे बढ़ाने और पकाने के लिए सूर्य की किरणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पौधा सूर्य के प्रकाश को रूपांतरित करके ग्रहण कर लेता है और ऊर्जा के रूप में उसे सिंचित करता है। तो सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का, तो सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का कवि का यही भाव है यहाँ पर, कि जलवायु, मिट्टी, प्रकाश और मानव का श्रम, किसानों का श्रम ही ये तत्व हैं, और जिनके सहयोग से फसल तैयार होती है। और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव के बीच उचित साझेदारी होना आवश्यक है। तो जल, मिट्टी तथा प्रकाश प्रकृति देती है और परिश्रम मनुष्य करता है। दोनों के मेल से ही फसल उगती है और बढ़ती है। तो चलो अब देखते हैं इस चैप्टर के पीछे के अभ्यास क्वेश्चन। यह है दंतुरित मुस्कान की कविता में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखो, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आंसर इसका हो जाएगा कि बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वह कवि के मन में उदास हृदय को उत्साहित और प्रसन्नता से भर देती है, और उसे लगता है कि मानो शिशु के धूल दूषित अंग उसकी कुटिया में खिल उठे कमल के फूल के समान है। उसे लगता है कि शिशु की ये मुस्कान है पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी द्रवित कर सकती है। उसके बांस और बबुल जैसे नीरस जीवन में भी प्रसन्नता और कोमलता रूपी शेफालिका के फूल झरने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बच्चे के मुस्कान को एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर बताना है आपको। तो देखो, बच्चे की मुस्कान है तो वो तो स्वाभाविक होती है, प्रकृति प्रेरित होती है, और बच्चा प्रयासपूर्वक नहीं मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में भोलापन होता है, निश्चलता होती है, सहजता होती है। जबकि बड़े व्यक्ति होते हैं उसकी कोई कारणवश होती है हंसी, वह बनावटी भी हो सकती है, कुटिलतावंश भी हंस सकता है, वो व्यंग्यमय भी और स्वार्थ प्रेरित भी हो सकती है। उसमें बच्चों जैसी सहजता नहीं होती है, वो लोग व्यवहार से प्रेरित होती है उसकी हंसी, और बच्चे की प्रकृति प्रेरित यानी स्वाभाविक होती है। तो चलो आगे क्वेश्चन, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो देखो, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि कवि ने जिन जिन बिंबों के माध्यम से बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य व्यक्त किया है वो इस प्रकार हैं कि बच्चे की मुस्कान निर्जीव में प्राणों का संचार कर सकती है। मुस्कान युक्त शिशु के गाल खिले हुए कमल जैसे प्रतीत होते हैं। मुस्कुराते शिशु का स्पर्श पत्थर हृदय को भी द्रवित कर देने वाला
होता है। मुस्कुराते शिशु के रोमांचकारी स्पर्श से कवि के बांस और बबुल जैसे निरस और उदास हृदय में शेफालिका के पुष्पों जैसी कोमलता झर रही है। ये बिंबों का उन्होंने कवि ने प्रयोग किया है यहाँ पर उसकी मुस्कान और सौंदर्य को देख के। ठीक है, तो देखो 4 नंबर का भाव स्पष्ट करना है यहाँ पर। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जाते, इस पंक्ति का क्या भाव है? तो देखो बच्चों, भावार्थ तो आपको पूरी कविता का ही मालूम होना चाहिए, हर एक लाइन का, हर एक शब्द का होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन है वो आपको आसान हो जाए आंसर देना। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप कविता पढ़ रहे हैं उसमें कवि का क्या संदेश है और क्या कहना चाह रहा है और उसकी कविता का क्या भावार्थ है। ठीक है, तो ये देखो, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जाते का भावार्थ कवि का क्या है, क्या भाव स्पष्ट करना चाह रहा है? तो कमल के पुष्पों में शरीर के सुंदर अंगों की तुलना यहाँ पर कवि कर रहे हैं। शिशु के मुस्कुराते मुख और उसके धूल दूषित कोमल अंगों को देखकर कवि का मन इतना उल्लासित हो जाता है कि उसे लग रहा है कि मानो कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल रहा है। दूसरा है, छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका भी भावार्थ ये है कि निरंतर घर से बाहर रहने के कारण कवि के जीवन में उपेक्षा, निरसता और उदासीनता आ जाती है। उससे अपना जीवन है एक बांस और बबूल जैसा रूखापन और आनंद विहीन लगता था, लेकिन शिशु पुत्र के कोमल अंगों के स्पर्श ने उसे रोमांचित कर दिया और उसे लगा जैसे उसके बबूल और बांस जैसे अंतर मन में शेफालिका के कोमल फूल झर रहे हैं, यानी उसमें वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है बच्चे की मुस्कान को देखकर। यही भाव यहाँ पर है। तो अब देखते हैं कविता फसल से क्वेश्चन। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो देखो आंसर हो जाएगा इसका कि कवि के अनुसार फसल है वह प्रकृति तथा मनुष्य के श्रम का परिणाम है। किसान खेत को जोतता है और बीज बोने के लायक बनाता है, वह उसमें फसल उगाता है, पौधों को खाद और पानी देता है। मिट्टी जिसमें फसल उगी है, पानी, धूप और हवा प्रकृति की देन है। और फसल बोने के लिए भूमि जरूरी है, पौधों के उगने और बढ़ने के लिए पानी भी चाहिए। हवा तथा धूप फसल के उगने, बढ़ने, पकने में सहायता देते हैं। इसमें से किसी एक भी तत्व के अभाव में पौधा उग नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता है। तो कवि के अनुसार फसल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर का देखो, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो आवश्यक तत्व उपजाऊ मिट्टी, नदियों का जल, सूर्य का प्रकाश, मंद मंद बहती हवा है और मनुष्य का श्रम है। तो यहाँ पर देखो, जो प्रकृति और मनुष्य हैं उसके संयोग से ही सृजन संभव है। तो जिस प्रकार एक जैसे प्रकृति से तो हमें मिट्टी, नदियों का जल मिल जाता है, मिट्टी मिल जाती है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और हवा मिल जाती है, लेकिन हाथ पैर तो मनुष्य को ही हिलाने पड़ेंगे ना। मनुष्य ही परिश्रम करेगा, मजदूर और किसान के परिश्रम के बिना फसल सक्सेस नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इसके आवश्यक तत्व आप बता सकते हो। 3 नंबर का देखो, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाह रहा है? तो कवि यहाँ पर यही व्यक्त करना चाह रहा है कि किसानों के हाथों द्वारा किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम ही फसल है। अतः फसल श्रम की महिमा और गरिमा का प्रतीक है। सारे प्राकृतिक तत्वों के रहते हुए भी किसान के श्रम के बिना फसल नहीं तैयार हो सकती। उसके हाथों के स्पर्श की महिमा ही उसे फसल का रूप प्रदान करती है। किसानों के द्वारा देखभाल के बिना पेड़ पौधे या जंगल तो पैदा हो सकते हैं, परंतु फसल नहीं। उसकी जो मतलब एक झाड़ झंखाड़ युक्त पेड़ पौधों से युक्त जो जंगल तो बन सकता है, लेकिन मनुष्य है जब परिश्रम करेगा, मनुष्य के बिना फसल नहीं हो सकती, क्यों? फसल को काटना, बोना, निराई गुड़ाई करना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो किसान या मजदूरी या मनुष्य करता है ना। तो यहाँ पर यही कवि कहना चाह रहा है, यही कवि का भाव है कि हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाह रहा है। तो भाव बताना है अभी अगली पंक्तियों के। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। क्या फसल है? फसल के बारे में आपको बताना है कि फसल है रूपांतर है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर जो भाव है वो यही है कि सूर्य का प्रकाश है
ये भी पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और सूरज की किरणों को आत्मसात करके पौधा हरा भरा होता है। इसी प्रकार निरंतर गतिशील रहने वाली हवा भी अपने नाइट्रोजन आदि तत्वों के रूप में पौधों में सिमट कर समाई हुई होती है, विद्यमान होती है। और दोनों प्राकृतिक तत्व ही उगे हुए पौधों के रूप में दिखाई देते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं और हवा, ये दोनों इसमें विद्यमान रहते हैं फसल में। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर है वह पूरा हो गया है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।